हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब तक हम लोगों ने चैप्टर 1 ख़त्म कर लिया, डैट इज़ व्हाट इज़ फिज़िक्स, एंड चैप्टर 2 डैट इज़ फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, डैट इज़ रेस्ट एंड मोशन काइनेमैटिक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक से, डैट इज़ रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक इज़ रेस्ट एंड मोशन। तो जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, पहले जो टॉपिक है यार उसको समझ लेते हैं ना, इसमें टॉपिक क्या है, रेस्ट एंड मोशन। तो हमको पता होना चाहिए यार ये मतलब क्या है रेस्ट एंड मोशन का। एक बेसिक आइडिया ना हम सबको होगा कि रेस्ट और मोशन होता क्या है, लेकिन इसका डेफिनेशन किसी को नहीं पता होगा अभी तक। समझ रहे हो? जैसे हम बोल देते हैं यार बॉल मूव कर रही है, ठीक है, तो हमको पता है हाँ कि बॉल मूव कर रही है, डैट इज़ इन मोशन। ठीक है, या बॉल रखी हुई है सिंपल किसी टेबल पर, डैट इज़ इन रेस्ट। तो अभी तक हमारा डेफिनेशन जो हमारे बेसिक इंट्यूशन से आता है वो ये है। ठीक है, अभी हम इसको क्लियर समझेंगे कि रेस्ट और मोशन क्या है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन जो आना चाहिए दिमाग में किसी के, व्हेन डू वी से दैट अ बॉडी इज एट रेस्ट एंड व्हेन डू वी से दैट इट इज़ इन मोशन। समझ रहे हो? क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा कि हम कब बोलेंगे कि कोई बॉडी रेस्ट पर है और हम कब बोलेंगे कि बॉडी एक मोशन में। तो एग्जांपल लेके चलते हैं ना। सपोज़ करो आपके रूम में एक टेबल है, ठीक है, इसी एग्जांपल से सब चीज़ समझ लेंगे हम ना, एक ही एग्जांपल काफ़ी है। आपके रूम में, ये हमारा रूम है, ठीक है, ये उसके अंदर टेबल है, टेबल के ऊपर ना हमारी एक बुक रखी हुई है, ठीक है, ये हमारी क्या रखी है, बुक। और मैं रूम के अंदर बैठा हूँ, ठीक है, या आप लोग रूम के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगेगा यार ये बुक ना, ये तो रेस्ट पर है। आप तो यही बोलोगे ये बुक जो है रेस्ट पर है। क्यों रेस्ट पर है? क्योंकि टाइम के साथ ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स वाई इट इज़ रेस्ट, दैट्स वाई इट इज़ इन रेस्ट। ओके, तो इसलिए रेस्ट में, क्योंकि टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। लेकिन मान लो आपका रूम कोई मून से देख रहा है, ठीक है, मून पर हम कोई बंदा है, स्पेस क्राफ्ट से कोई गया है, ठीक है, वो बंदा जो है वो देख रहा है आपकी बुक को। ठीक है, ऐसा मत समझना सर मेरे रूम पे बुक कैसे देख रहा है, समझ लो बस, ऐसे दिमाग में सोच लो कि हाँ कैसे ना कैसे देख रहा होगा ना, सीक्रेट चीज़ों से देख रहा होगा। तो उसको तो आपका जो बुक है ना वो मूव करते दिखेगा। क्यों? क्योंकि मून के रिस्पेक्ट में अर्थ तो मूव कर रही है, तो उसको तो आपकी बुक जो है मूव करते हुए दिखेगी। तो आपके लिए तो ये बुक जो है रेस्ट पर है, वहीं इस बंदे के लिए जो मून पर है उसके लिए ये बुक जो है मोशन में है। तो ये दो अलग चीज़ें क्यों? समझ रहे हो? तो जो रेस्ट और मोशन, ये जो कहानी स्टार्ट होती है ना, इससे पहले एक कहानी होती है, डैट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम बिना किसी से रिलेट करके हम बता ही नहीं सकते कोई चीज़ रेस्ट पर है मोशन पे है। हमको किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करना पड़ेगा। उसके लिए एक कंसेप्ट आता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। अभी अपना एग्जांपल समझ ले कि कोई भी चीज़ आप बिना किसी से रिलेट करके नहीं बता सकते वो रेस्ट पर है या मोशन में है। ठीक है, तो मोशन है क्या? मोशन जो है एक कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी एंड द ऑब्जर्वर। ठीक है, मोशन is a combined property of the object under study and the observer। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको समझ आ रही होगी कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे वो ऑब्जेक्ट भी चाहिए जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मुझे ऑब्जर्वर भी पता होना चाहिए कहाँ है। ठीक है, तो मोशन क्या है? मोशन इज़ अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी एंड द ऑब्जर्वर। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। दूसरा पॉइंट इसी से, नथिंग इज़ इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। ठीक है, जो मैंने बताया बिना किसी से रिलेट करके आप बता ही नहीं सकते कि वो रेस्ट पर है या मोशन पे। तो नथिंग इज़ इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। तो कोई भी चीज़
एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती है, ठीक है। यही पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, नथिंग इज़ इन एब्सोल्यूट रेस्ट एंड और इन एब्सोल्यूट मोशन। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसेप्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, ये तो आपको समझ आ गया कि ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि कब हम किसी चीज़ को रेस्ट पे कहते हैं, कब हम किसी चीज़ को मोशन पे कहते हैं। उसके लिए हमको रिलेट करना पड़ेगा, ऑब्जर्वर को देखना पड़ेगा, ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है किसी चीज़ को, ठीक है। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहता है, एक ना रेफरेंस फ्रेम बना लेते हैं। कैसे? सबने कोऑर्डिनेट एक्सिस तो पढ़ा होगा ना, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस, सॉरी, दिस इज़ माय वाई एक्सिस एंड दिस इज़ जेड एक्सिस, ठीक है। ये मेरा क्या, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। या फिर हम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो ना ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना ज़रूरी है। अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प से अब देखते हैं कि किसी चीज़ को हम मोशन में कब बोलेंगे या किसी चीज़ को रेस्ट पे कब बोलेंगे। सपोज़ मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने रख दिया, मान लेते हैं हम रोड पर रख दिया, रोड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। रोड जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है। मैंने रोड पर रख दिया, मैंने क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मैं रोड, विद रिस्पेक्ट टू रोड कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से मैं सब चीज़ें नोटिस करूँगा, ठीक है। तो मान लो कोई बाइक है, ठीक है, वो सिंपल खड़ी हुई है, तो मैं कब बोलूँगा रेस्ट पर है, कब बोलूँगा मोशन में, इसको समझते हैं। अगर ये बाइक ना, यहाँ पे हम एक क्लॉक भी लेंगे, ठीक है, क्लॉक लेंगे, ठीक है। अगर टाइम के साथ ये बाइक कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज करती है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, कोई सा भी एक्सिस चेंज करती है, तो हम कहेंगे कि ये जो है मोशन में है, ठीक है। टाइम के साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम बोलेंगे मोशन पे, और नहीं करता है तो हम क्या बोलेंगे, वो रेस्ट में है, ठीक है। ये सिंपल कहानी समझ आ गई होगी, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको समझ आ गया होगा। आगे क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ये स्टार्टिंग है अभी ना, क्योंकि मुझे बड़ा स्टार्टिंग में बड़ा प्रॉब्लम होता है इसको समझने में, होप सो आपको ना हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम इसमें लिखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कि देयर इज़ नो रूल और रिस्ट्रिक्शन ऑन द चॉइस ऑफ फ्रेम, ठीक है। मतलब आप ना रोड पर भी मान सकते हो उसको, ठीक है, या कोई मूविंग ट्रेन है आप उसमें भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हो। आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मान सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा और उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा, ठीक है। तो पॉइंट है हमारा, देयर इज़ नो रूल और रिस्ट्रिक्शन ऑन द चॉइस ऑफ फ्रेम। ठीक है, एक एग्जांपल काफ़ी है, मैं चाहूँ तो और एग्जांपल दे दूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ लेक्चर बड़ा होगा। एक एग्जांपल काफ़ी है समझने के लिए, ना आया हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमको समझ आ गया, ठीक है। एक और पॉइंट लिखते हैं, समटाइम्स द चॉइस ऑफ द फ्रेम इज़ क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ मतलब कॉन्टेक्स्ट का मतलब है, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ठीक है। एंड वी डू नॉट मेंशन इट। जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन या फिर कहीं स्टेटमेंट आपने देखी, एक बाइक इज़ मूविंग विद वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर, ये मान लेते हैं, ठीक है। कोई बाइक मूव कर रही है, तो मुझे पता है यार बाई डिफ़ॉल्ट ना मैं क्या चूज़ करूँगा, मैं बाइक से तो बाइक को तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज़ करूँगा नहीं, क्योंकि अगर बाइक के साथ ही मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है तो इसका मतलब वो रेस्ट पे है, तो ये वेलोसिटी का कंसेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं रोड को क्या करते हैं चूज़ कर लूँगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो वहाँ से मैं बाइक को नोटिस करूँगा, ऑब्जर्व करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से बाई डिफ़ॉल्ट मुझे पता चल गया क्या, मैं रोड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानूँ। तो यही वो पॉइंट लिखा है, समटाइम्स द चॉइस ऑफ द फ्रेम इज़ क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड वी डू नॉट मेंशन इट, ठीक है। तो यहाँ तक हमको समझ आ गया रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट समझ आ गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, डेट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस एंड
डिस्प्लेसमेंट। तो आपने ना 9th और 10th में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी होगी, ठीक है। यहाँ पे हम ना ग्राफ समझते हैं इसमें ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया अपना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। सपोज t1 टाइम पे मेरा ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट है, t1 टाइम पे इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, डेट इज x1 y1 z1, ठीक है। और धीरे धीरे ना ये पाथ फॉलो कर रहा है कुछ ऐसा, ठीक है। और b पॉइंट पे आया मेरा, ठीक है, t2 टाइम पर b पॉइंट पर आया, जिसके कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, x2 y2 एंड z2। ये समझ आ गया। तो यहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस है जो मेरा ये पूरा जो लेंथ है ना, ये जो मैं इसने कवर किया है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। और वही डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर मैं ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँ ना, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। ये मुझे समझ आ गया। डिस्टेंस तो बहुत ईजी है समझना ना, कि जो रियल जो उसने जैसे जैसे कवर किया है वो मेरा डिस्टेंस है, ठीक है। और जो शॉर्टेस्ट पाथ था वो मेरा डिस्प्लेसमेंट है। अभी मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले डिस्टेंस के लिए बात कर लेते हैं। जो डिस्टेंस हमारी होती है वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। वहीं जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है ना, उसकी डायरेक्शन भी होती है कि यार इस डायरेक्शन में, बता सकता हूँ ए से जब बी की तरफ गया तो इस डायरेक्शन में गया, समझ रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। और एक और चीज़, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग भी ऐड होता है। तो ये हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। मैं पढ़ा चुका हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट मेरी वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। अगर ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, चाहे इसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों हो, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, the magnitude of the displacement is the length of the straight line joining the initial and final position, ठीक है। डेफिनेशन समझ आ गया होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट मेरी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलो ट्रायंगुलर या फिर पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं ना वेक्टर अलजेब्रा में, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है। इसको ना एक बंदे ने तो इधर खिसका दिया, इधर डिस्प्लेस कर दिया x1, ठीक है। और एक बंदे ने इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया। तो इसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी, जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होगी, इन दोनों का सम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग या पैरेललोग्राम बना देते हैं। तो ये मेरा क्या आएगा, ये आएगा x1 + x2, ठीक है। बार रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा आपको। अब इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम्पल 3.1, डेट इज़ एन ओल्ड पर्सन, क्वेश्चन लिख लेते हैं। एन ओल्ड पर्सन मूव्स ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर ड्यूरिंग अ मॉर्निंग वॉक
if he starts at one end of the track and reaches at the other end, find the distance covered and डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था तो यही हमको निकालना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा बहुत को, जिनको समझ नहीं आया एक बार समझ लेते हैं। एक ओल्ड पर्सन है, मूव्स ऑन अ सेमी सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर ट्रैक कुछ ऐसा है मेरा। ठीक है, इसकी कुछ रेडियस होगी, रेडियस हमको दी हुई है क्या, 40 मीटर। तो एक ओल्ड पर्सन सेमी सर्कुलर पाथ पर चल रहा है मॉर्निंग वॉक के टाइम। ही स्टार्ट्स एट वन एंड, इस एंड पर इसने स्टार्ट किया, एंड रीचेज एट द अदर एंड। ठीक है, इस एंड पर वो पहुंच गया। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो ये ना ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट निकल सकता है। क्यों, मुझे पता है कि डिस्टेंस तो उसने ये कवर किया और डिस्प्लेसमेंट उसने ये कवर किया, तो मैं इसको डायरेक्ट निकाल दूंगा। ठीक है, कैसे, डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, पाई आर, समझ रहे हो, पाई क्या 22/7, रेडियस कितनी दी हुई है 40 मीटर, अप्रोक्सीमेट चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 कुछ ऐसा आएगा यहाँ पर, ये कैलकुलेट करके आएगा मेरा, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा मेरा ये 126 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, 126 मीटर आ जाएगा मेरा। ठीक है, डिस्टेंस मेरा क्या है ये, और डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा, शॉर्टेस्ट पाथ। 9-10 में भी ऐसे निकाला होगा, अभी भी ऐसे निकालें, लेकिन अभी ना एक चीज़ और बताऊंगा मैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या आ गया यहाँ से, 2 ऑफ रेडियस डेट इज़ 80 मीटर, और डायरेक्शन क्या है मेरी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेरी वेक्टर क्वांटिटी तो मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन क्या है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। ठीक है, तो मेरी डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो ये तो मैंने निकाल लिया। अभी एक चीज़ और मैं बताता हूँ ना, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है मुझे क्या ये डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, कहीं कहीं होगा ना बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं। ठीक है, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। सपोज़ मेरा 0 से स्टार्ट किया उसने, और क्योंकि सेमी सर्कुलर ट्रैक है तो मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया, और उसकी रेडियस क्या दी हुई है मुझे, 40। ठीक है, सॉरी ये जो डिस्टेंस है कितना है, 40 है। तो ये जो पॉइंट होगा क्या होगा, 40 0, ये क्या हो जाएगा मेरा 80 0। ठीक है, ये भी मेरा क्या होगा यहाँ पर, ये भी 40, ये भी 40 होगा, 40 एंड 40। ठीक है, तो कहीं कहीं क्वेश्चन में ना कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज़ करके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ करके हम क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, अभी मुझे पता है कि हाँ ये मेरा डिस्टेंस है और ये मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, जब हम आगे करेंगे तो कहीं ना हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक हम 9-10 में भी ऐसे ही सोल्व करते थे, लेकिन हम 11th या 12th में इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ताकि हम पर्टिकुलर बता सकें कि डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, डेट इज़ एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये वर्ड ना मैंने पहले भी बताया है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं ना, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड को। ये मैंने तब भी पढ़ाया था जब, पहले इसको सही कर लेते हैं ना, ये आएगा इंस्टेंटेनियस, ठीक है, जब डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था तब मैंने वेलोसिटी का एग्जांपल लेके चला था। ठीक है, तो यहाँ समझ लेते हैं अभी ना, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड क्या होता है मेरी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डेफिनेशन लिख लेंगे अभी,
एवरेज स्पीड मेरा होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये मेरा होता है एवरेज स्पीड। ये समझ आ रहा है? मान लो किसी बंदे ने ये डिस्टेंस कवर किया s और उसको स्टार्ट उसने t1 पे किया एंड उसने t2 पे किया, तो उसको टोटल डिस्टेंस कितना लगा s, टोटल टाइम क्या हुआ t2 माइनस t1। यही मेरा क्या है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड ना वो किसी पॉइंट पर नहीं बताता मेरे को क्या स्पीड क्या इस पॉइंट पे या t पर किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या स्पीड होगी। ये पूरा मेरे को एक एवरेज बता रहा है यहाँ से यहाँ तक कि ये इस स्पीड से चला होगा। ठीक है, तो मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं कि यार इस टाइम पे उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो ये सब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब टाइम किसी पर्टिकुलर टाइम पर या किसी इंस्टेंट टाइम पर हम जो स्पीड निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको? पहले इसको एवरेज स्पीड को समझ लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या है मेरा? ये एवरेज स्पीड डेल एस बाई डेल टी, सॉरी एस बाई t2 माइनस t1, ये मेरा क्या है एवरेज स्पीड आया। अभी हम ना डिस्टेंस को छोटा कर देते हैं, इतना छोटा कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं तो टाइम भी क्या हो जाएगा, कम लगेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल एस बाई डेल टी। अभी हम ना जो डेल टी है इसको ना बिल्कुल ही ज़ीरो के पास लेकर आ जाते हैं, बिल्कुल ज़ीरो के पास। तो हम बता सकते हैं कि यार इस टाइम पर जो स्पीड होगी वो ये होगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे आती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड रिप्रेजेंटेड बाय v लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो, डेल एस बाई डेल टी। और यही क्या है मेरा डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आया समझ में? किसी इंस्टेंट पे मुझे किसी इंस्टेंट पर मुझे अगर स्पीड निकालनी है तो बस स्पीड के फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट कर देना है और टाइम की वो वैल्यू डाल देनी है जहाँ भी मेरे को स्पीड चाहिए। समझ गए? क्वेश्चन देख लेते हैं। 3.2 द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल in time t is given by s is equals to 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें? a द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 सेकंड तक। ठीक है, इस इंटरवल में मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है। एंड सेकंड क्या है इसमें? सेकंड है मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है मुझे। किस टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं, तो 5 सेकंड पर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे पहले पता होना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस क्या थी, टोटल टाइम कितना लगा। टोटल टाइम तो मुझे पता है 5 सेकंड लगे, तो मुझे अब क्या निकालना है? सिर्फ टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो 5 सेकंड पे कितना डिस्टेंस वो चल चुका है देखते हैं। हम फॉर्मूले में डाल देंगे सीधे, एस इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से टी की भी क्या क्वांटिटी यूनिट होगी, सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर कट जाएगा तो ये जो यूनिट आएगी वो मीटर में आएगी। ठीक है, 2.5 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है मेरा 5 स्क्वायर 25, ये मेरा क्या आएगा 62.5 मीटर। ठीक है, तो मुझे टोटल डिस्टेंस पता चल गई यहाँ से। टोटल टाइम कितना है मेरा 5 सेकंड। जो एवरेज स्पीड आई मेरी वो क्या आई, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम डेट इज़ 62.5 बाई 5। कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा यहाँ से 12.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गया। नेक्स्ट बी पार्ट पे चलते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है मुझे। इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय डी एस बाई डी टी। ये मुझे पता है, ऐसे हम निकालते हैं। एस का फंक्शन मेरे को क्या दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल मुझे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना डी एस बाई डी टी। यहाँ से क्या आएगा 2.5, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है मेरा 2t। ठीक है, अब मुझे किस
पॉइंट पर मुझे वैल्यू चाहिए t = 5 सेकेंड में मुझे वैल्यू चाहिए, तो t की जगह मैं 5 लिख दूँगा। क्या आएगा मेरा 2.5 × 2 × 5, 5 to 10 and 25 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से क्या समझ आया, जो एवरेज स्पीड होगी किसी अंतराल के अंदर, किसी रेंज के अंदर, जो एवरेज स्पीड होगी इसकी, जैसे यहाँ क्या देखो 0 से 5 सेकंड के अंदर जो मेरी एवरेज स्पीड से चल रहा होगा वो क्या है 12.5 मीटर पर सेकंड। लेकिन जो 5वें सेकंड पे, 5th सेकंड पे जो इसकी स्पीड थी वो कब कितनी थी 25 मीटर पर सेकंड थी। समझ रहे हो, अभी क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, जो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का इसका एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी ना हम ग्राफ से देख लेते हैं, ग्राफ से चीज़ को समझते हैं। इतना तो यहाँ तक समझ आ गया होगा ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, डिफरेंशिएशन से मैंने बता दिया। अब ग्राफ पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस ग्राफ में भी आते हैं। सपोज़ मुझे ना ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरीके से t, और ये क्या है मेरा डिस्टेंस। ठीक है, तो ग्राफ मुझे कुछ ऐसा है, समझ रहे हो। मुझे बोला गया कि t1 पॉइंट पे डिस्टेंस ही है एंड t2 पॉइंट पे क्या है डिस्टेंस, कुछ s1 मान लेता हूँ मैं, इसको s2 मान लेता हूँ। ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। इस ग्राफ का कोई इक्वेशन भी होगी, ठीक है। s जो है मेरा फंक्शन ऑफ t है, ठीक है। तो मुझे पता है कि मुझे अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, ds/dt से। यही चीज़ समझाने का ट्राई करूँगा मैं, किससे, ग्राफ से। ds/dt का मतलब क्या है, अगर t मेरा थोड़ा बड़ा कर दें हम, तो इसको हम लिख सकते हैं ∂s/∂t, ठीक है, एंड ∂t टेंड्स टू 0। सपोज हम ये लेके चलते हैं, ठीक है। अभी तो ये मेरा क्या है, ये जो मेरा s2 - n1 है, यही क्या है मेरा ∂s, और t2 - t1 क्या है मेरा ∂t, और एवरेज स्पीड मेरी क्या है ∂s/∂t। समझ रहे हो, एवरेज स्पीड मेरी है ∂s/∂t। जिसने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ये इतना पोर्शन जो है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं, AB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ∂s/∂t मुझे क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है इस लाइन का ना। अगर ये ओरिजिन से पास हो रही है तो ये मुझे क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है, ठीक है। मान लो ये थीटा है, ठीक है, ओरिजिन से पास हो रही हो ना हो रही हो, मान लेते हैं थीटा है, तो मुझे पता है कि स्लोप मेरा होता है tan थीटा, ठीक है, टेंजेंट ऑफ थीटा। और tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरी यहाँ से ∂s/∂t। तो ∂s/∂t मुझे पता है कि स्लोप बता रहा है मेरे को, ठीक है। तो यहीं से अगर ∂t जो है टेंड्स टू 0 हो जाए, मतलब ये बहुत छोटा हो जाए, तो इस पॉइंट पर मुझे स्लोप नहीं पता चलेगा क्या, इस ग्राफ का इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा। सपोज ये थीटा यहाँ पे एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो मुझे उस पॉइंट पे स्लोप पता चल जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट अगर समझ आ गया तो यहीं से आगे का वो आता है कि जो ds/dt है, जो डिफरेंशिएशन है डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मुझे क्या देता है, जनरल स्लोप देता है, जनरल स्लोप देता है मुझे, ठीक है। और यही मेरा क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी कह दो या स्पीड कह लो, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर मुझे ग्राफ दिया है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे उस पॉइंट पे स्लोप निकाल देना है, समझ रहे हो। मान लो मुझे कोई भी ग्राफ दिया है, वो मुझसे पूछा इस पॉइंट पर टी, और ये ज़रूर ध्यान रखना कि किस किस के बीच में ग्राफ दिया है, यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ दिया है, तभी आप स्पीड निकाल पाओगे, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच अगर ग्राफ दिया हुआ है आपको, और आपसे पूछा कि इस टी पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या होगी, तो आपको क्या करना है, टेंजेंट बनानी है सिंपल, और आपको स्लोप निकाल देना है।
तो वही क्या होगी, आपकी स्पीड होगी उस टाइम पर। ठीक है, तो ग्राफ से आपको समझ आ गई है। यहाँ से आगे एक और कंसेप्ट ग्राफ पे चलते हैं। मैं एस को क्या लिख सकता हूँ, ds/dt, और मैंने मैथमेटिक्स में आपको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर में पढ़ाया था, सॉरी v को हम लिख सकते हैं ds/dt, और हम एस को क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, समझ रहे हो, इंटीग्रेशन निकालना है। तो डिस्टेंस क्या है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ v इंस्टेंटेनियस स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही मेरा क्या है, डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर देखो, अगर आपको ग्राफ दे दिया मुझे एस और टी के बजाय वी और टी के बीच में आपको ग्राफ दे दिया, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ है, T1 पॉइंट पे यहाँ पर है, T2 पॉइंट पे यहाँ पर है, ठीक है, और आपसे बोला गया कि भैया आप बता दो कि डिस्टेंस क्या है इस T1 और T2 के बीच उस बंदे ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे सिंपल इंटीग्रेशन निकालना है, यही तो है ना इंटीग्रेशन। तो अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dt T1 से T2 तक। ठीक है, इंटीग्रेशन मुझे करना आता है, मुझे सारे फॉर्मूले पता है, मुझे अगर इक्वेशन दी हुई है तो मैं निकाल लूँगा, अगर मुझे सिर्फ ग्राफ दिया हुआ है तो मुझे क्या निकालना है, ये एरिया निकालना है। बताया था ना मैंने, एरिया होता है, तो एरिया अंडर दिस कर्व, यही क्या होगा, एरिया अंडर दिस कर्व मेरा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। समझ गए, ये क्वेश्चन करते जाओगे ना, ये चीज़ समझते जाओगे धीरे धीरे ना, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए, इंटीग्रेशन क्लियर होना चाहिए, ग्राफ्स आपके क्लियर होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन क्लियर होनी चाहिए, तब आपको ये कंसेप्ट समझ आएंगे। अभी आप ऊपर ऊपर से समझ लो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि हाँ मुझे अगर स्पीड और डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है तो मैं स्पीड स्लोप से निकाल सकता हूँ, और अगर मुझे वेलोसिटी एंड या इंस्टेंटेनियस स्पीड और टाइम का ग्राफ मुझे दिया हुआ है तो मैं एरिया अंडर कर्व निकाल के उसका डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं यहीं से, एग्जाम्पल 3.3 क्वेश्चन है मेरा, एक मुझे फिगर दिया है, ठीक है, ये टाइम में, ठीक है, सेकंड्स में, टाइम इन सेकंड्स, ठीक है, और मेरी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना, क्वेश्चन करते टाइम यूनिट में चेंज किया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, 2, 4 एंड 6, और मुझे कुछ ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है ये जो फिगर शोज स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मुझसे पूछा कि फाइंड द डिस्टेंस traveled by the particle during t is equals to 0 to t equal to 3 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि यहाँ से यहाँ तक एक पार्टिकल का मुझे स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो अभी मैंने बताया क्या करते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन कर देते हैं T1 से T2 के बीच। ठीक है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है मेरे को, यहाँ पे कुछ इक्वेशन अगर मुझे पता होती है, इसकी मैं निकाल भी सकता हूँ स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, इक्वेशन निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं वो करवाऊँगा नहीं, वो मैथ का पार्ट है, मैं डायरेक्ट कर दूँगा यहीं से क्वेश्चन को ना। तो मुझे इक्वेशन पता होती, वी क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है, dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता मैं, और T1 की जगह 0 रखता, T2 की जगह 3 रखता, और मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन ग्राफ है तो अभी मैंने बताया कि एरिया अंडर कर्व क्या होता है मेरा, S होता है, डिस्टेंस होता है, एरिया अंडर कर्व ऑफ वेलोसिटी और स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कुछ भी ग्राफ दिया हुआ है आप एरिया निकाले जा रहे हो, इंपॉर्टेंट देखना है कि यार किसका ग्राफ दिया हो, तभी निकाल सकते हो आप। ठीक है, और जिसको इंटीग्रेशन के कंसेप्ट क्लियर है उसको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे सिर्फ ये एरिया निकालना है, ये एरिया क्या होता है, ट्राइंगुलर एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या आएगा, हाफ, बेस में जब क्या है 3 यूनिट, टाइम अगर मैं हाइट की बात करूँ तो मेरा क्या है 6, आंसर क्या आ गया 9। ठीक है, तो इस बीच उसने 9 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है,
अगर कर्व सिंपल ना है ना तो हमको इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे आपको इक्वेशन दी होगी, कर्व की इक्वेशन दी होगी, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसका ग्राफ के बारे में मैंने बता दिया, कुछ क्वेश्चन भी करा दिए मैंने। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डेट इज़ एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको समझ आ गया होगा तो ये समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एवरेज वेलोसिटी मेरा होता है क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये होता है मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। समझ रहे हो, सपोज मेरा ए पॉइंट पे यहाँ था कोई बंदा, बी पॉइंट पे यहाँ पहुँच गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने क्या कवर करी, ये ए बी। सपोज T1 पे वो ए पर था, T2 पर वो बी पर था, तो टोटल टाइम्स को कितना लगेगा, T2 माइनस T1। यही मेरा क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी मुझे समझ आ गया, ठीक है। और मुझे पता है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए से बी की तरफ होगी। तो एवरेज और वेलोसिटी क्या होता है, ये क्या होती है, मेरी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी मेरी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा आपको, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन क्या है, यही ए से बी, ठीक है। यहाँ समझ आ गया। अब मुझे जानना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा। वही एवरेज वेलोसिटी तो पूरा एक रेंज, टाइम की रेंज में मुझे बता रहा है कि यार इस टाइम की रेंज में इतनी वेलोसिटी उसकी रही होगी, ठीक है। लेकिन हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझे क्या बताएगा, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मुझे क्या बता देगा, वो वेलोसिटी बता देगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले हम समझ लेते हैं एक पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर देख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, सपोज मेरे पास एक्स वाई मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए हैं और एक पॉइंट है, इसका पोजीशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा। हमेशा हम किसी भी चीज़ को ना रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं, कुछ भी आप ले लो रिस्पेक्ट में ही बात करोगे। तो हम अगर पॉइंट ओरिजिन से बात करें तो इसका पोजीशन क्या होगा, सपोज आर डैश, आर वेक्टर, ठीक है। यही वेक्टर क्या है, मेरा पोजीशन वेक्टर है। समझ आ गया होगा इतना ना, इसको क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। डेफिनेशन भी होगी बुक में, आप देख लेना, लेकिन जो मोटा मोटा वो यही होता है, ठीक है। तो ए पॉइंट पर मान लेते हैं, ए पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर मेरा आर, ठीक है, आर वेक्टर था। और बी पॉइंट पर जब वो कवर करके यहाँ आया मान लेते हैं, उस समय हमारा पोजीशन वेक्टर है आर डैश, ठीक है। तो ए से बी जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है क्या होगी, वो ये होगी ना, डायरेक्शन में बता रहा हूँ। ए बी वेक्टर मान लेते हैं इसको। और ट्रायंगल और रूल ऑफ एडिशन से मुझे पता चल रहा है क्या, आर वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या, आर डैश वेक्टर। तो मैं बोल सकता हूँ ए बी वेक्टर मेरा क्या है, आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मिल गई, टोटल टाइम उसको कुछ लगा होगा, मान लेते T2 माइनस T1। तो यहाँ से वी एवरेज क्या आ गया, आर डैश माइनस आर वेक्टर, ठीक है। वेक्टर रूल्स ही हम फॉलो करके चलेंगे, ठीक है, बाय T2 माइनस T1। ठीक है, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल and share this video to your friends.